पानी भर के बजाओ, चिड़िया बोलेगा ऐसे। राजा ने सच में रानी को खुश करने के लिए जो बिन बादल है वो बरसात करवा दी थी उस समय। ये कितनी बड़ी जो पगड़ी है वो बनाई गई है। उसके इस हिस्से में ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्री वेडिंग या वेडिंग शूट जो है वो करवा रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए आते हैं यहाँ पे। रेपिडो कर लें क्योंकि रेपिडो बहुत आसानी से मिल जाती है, हर जगह आसानी से उपलब्ध है, ऐसे नज़ारे आप देख सकते हैं। थैंक यू भैया, नमस्ते। इस खूबसूरत सनराइज़ को देखकर उदयपुर में हुई आज हमारी दिन की शुरुआत। तो फ़िलहाल मैं अपने हॉस्टल की जो रूफ टॉप है उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ और बहुत ऊपर है, ये लगभग 4-5 फ्लोर ऊपर। यहाँ से आपको जो लेक व्यू है पीछे आप देख सकते हैं, जो लेक पिचोला है वो नज़र आ रही होगी। तो लेक पिचोला का जो व्यू है यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। साथ ही जो सनराइज़ है वो हो रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सूरज जो है वो उग रहा है। फ़िलहाल मैं तैयार हो चुका हूँ, कहीं ना कहीं जाएंगे, आज भी कुछ प्लान है, थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ सबसे पहले जाना सही रहेगा इस समय में। तो लेक पिचोला जो है वो जस्ट पीछे है। अगर आप भी किसी ऐसे हॉस्टल में रहना चाहते हैं जहाँ से आपको लेक व्यू दिखे तो आप ओल्ड सिटी के अंदर अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उदयपुर ओल्ड सिटी के अंदर बहुत सारे हॉस्टल और होटल बने हुए हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, आप देख सकते हैं। और पीछे जो लेक व्यू है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो मेरे पीछे आप इस लेक को देख सकते हैं, ये लेक पिचोला ही है और उस तरफ मेरा हॉस्टल है जो कि ओल्ड टाउन है, ओल्ड सिटी उदयपुर, उस तरफ मेरा हॉस्टल है। ये बोटिंग जो है वो सब लोग कर रहे हैं। यहाँ से बोटिंग आपको नहीं मिलती है, बोटिंग के लिए आपको सिटी पैलेस की तरफ जाना पड़ता है, उस तरफ सिटी पैलेस। और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो बोटिंग का जो लुत्फ़ है वो उठा रहे हैं। तो ओल्ड सिटी में या ओल्ड उदयपुर में रहने का जो फ़ायदा है वो ये है कि आप यहाँ से आसानी से बहुत सारे प्लेसेस को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड उदयपुर के आसपास जो बहुत सारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो आसानी से आपको मिल जाएगी। आज जो है वो इंटरनेट बंद है, कोई एग्ज़ाम चल रही है और इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कहीं पे भी ट्रैवल करने में, क्योंकि इंटरनेट बंद होने के कारण ना तो यहाँ पे रैपिडो बुक हो पा रहा है, ना ही आप किसी भी तरह से इंटरनेट की जो सुविधा है उसका यूज़ करके कोई टैक्सी या कोई भी बाइक बुक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं अभी जो है मैंने अपना जो आसपास के जो एरियाज हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने प्लान बनाया था आज की, सबसे पहले मैं सज्जनगढ़ फोर्ट जाऊँगा और फिर वहाँ से वहाँ पर विज़िट करने के बाद दूसरी जगह पर जाऊँगा। लेकिन अब प्लान क्योंकि चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे रैपिडो वगैरह बुक नहीं हो रही है और जो लोकल जो ऑटो वाले हैं उनके जो चार्जेस हैं थोड़े से ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद, यानी कि 1-2 बजे के बाद, जब एग्ज़ाम जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, जब इंटरनेट की जो सुविधा है जब वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम रैपिडो वगैरह करके सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ जाएँगे। और यहाँ पर जो वॉकिंग डिस्टेंस पे जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनको देखने की कोशिश करते हैं। लेक पिचोला के किनारे बना हुआ है गणगौर घाट, जहां पर मुझे आम लोगों से ज़्यादा कपल्स और उनके फोटोग्राफर्स नज़र आए। तो जो लेक पिचोला है उसके इस हिस्से में ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्री वेडिंग या वेडिंग शूट जो है वो करवा रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, और इस एरिया में तो सारी ही जो लोग हैं वो बहुत सारे फोटोग्राफर के साथ आए हैं और अपना जो प्री वेडिंग जो शूट है वो करवा रहे हैं। तो आप भी इस डेस्टिनेशन को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको प्री वेडिंग शूट कराना है, वेडिंग शूट कराना है या
किसी भी तरह का शूट यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है। तो बहुत सारे जो कपल्स हैं वो आए हैं अपना जो प्री वेडिंग शूट है। तो यहाँ पर जो बागोर की हवेली है वो आ गया है और बहुत ही पास में है ये। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। जो बागोर की हवेली लगभग मेरे हॉस्टल से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं होगा। तो पैदल चल के ही मैं इस जगह को विजिट कर लूँगा। पीछे जो बागोर की हवेली है वो है। हाँ, संडे के दिन ओपन होना चाहिए। क्या टिकट लगता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। पीछे आप देख सकते हैं ये जो बागोर की हवेली है वहाँ पर अभी हम जाएंगे और विजिट करेंगे। और इस तरफ ये है लेक पिचोला। तो लेक पिचोला से ही ये जो एरिया है वो पूरा कवर है। ये लेक पिचोला इतनी ज़्यादा बड़ी है कि लगभग जहाँ पर मैं हॉस्टल से देखता हूँ चारों तरफ मेरा जो हॉस्टल है वो जो लेक पिचोला है उसी से जो कवर है वो दिखाई देता है। और ओल्ड टाउन के जब आप ओल्ड टाउन में या ओल्ड उदयपुर में आते हैं तो यहाँ पर जो रास्ते हैं वो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एक ओल्ड सिटी जिस तरह से बसा होता है उसकी एक झलक आपको देखने को मिलती है। रास्ते जो हैं कहीं से भी निकल जाते हैं, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। तो ये एक अपनी ही अलग ही खूबसूरती है। आप यहाँ पर जब आते हैं तो इस ओल्ड सिटी को जब आप देखेंगे तो आपको एक अलग ही तो मेरे पीछे आप बागोर की हवेली जो है वो देख सकते हैं। आज क्योंकि इंटरनेट शट डाउन था इसलिए इस जगह की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ने का मुझे समय नहीं मिला। आज इंटरनेट बंद है क्योंकि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम चल रही है और उसके कारण 2-3 घंटे लगभग इंटरनेट बंद ही रहने वाला है। अब ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी एग्ज़ाम के कारण जो इंटरनेट है वो बंद है। और ये जो बागोर की हवेली है इसके अंदर हम जो है एंट्री कर रहे हैं। तो बागोर की हवेली जो है अपने आप में एक हिस्ट्री है। ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी जगह है, लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये जगह है। तो बागोर की हवेली के अंदर हमने एंट्री कर ली है और कुछ इस तरह से आपको अंदर का जो एरिया है वो नज़र आता है। काफ़ी बड़ा और विशालकाय एरिया है, आप देख सकते हैं अपने आप में ही। ये भी एक तरह का काइंड ऑफ म्यूज़ियम है और इसके अंदर बहुत सारी जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो दिखाई देगी। तो अभी हम अंदर चलते हैं। टिकट मैंने ले लिया है, सिर्फ 55 रुपीज़ का जो टिकट है वो है। सिटी पैलेस का जो टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन यहाँ का टिकट काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। सिर्फ 55 रुपीज़ के टिकट में आप एंट्री कर सकते हैं और इस म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं। और जैसे ही इस हवेली में आप घुसते हैं आपको 3 से 4 दरवाजे नज़र आते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले लेफ़्ट जाएं या फिर राइट। करते ही मैं लेफ़्ट साइड में चला जाता क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इस म्यूज़ियम को विज़िट कैसे करना है। तो जहाँ पे सबसे आखिरी में जाना था वहाँ पर हम सबसे पहले चले गए। लेकिन ये जो शुरुआत है म्यूज़ियम की वो यहाँ से होती है और ये जो एरिया है यहाँ से जो म्यूज़ियम है वो शुरू होता है। तो ऊपर चढ़ रहे हैं हम इस म्यूज़ियम में अब थोड़ा सा और ऊपर। और एक ओपन एरिया है यहाँ पर बना हुआ, एक बड़ा सा ओपन एरिया है और एक ऊपर भी जो बालकनी है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बालकनियाँ बहुत अच्छी बनाई जाती है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो व्यू है वो ऊपर से आता होगा। इस तरफ और इसका नाम है पगड़ी संग्रहालय। तो पगड़ी संग्रहालय के अंदर चलकर देखते हैं हम कि हमें क्या दिखाई देता है। बहुत सारी जो पगड़ियाँ हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जो पगड़ियाँ हैं जो ट्रेडिशनल पगड़ियाँ हैं जो हम अभी भी देखते हैं। अभी भी इस तरह की पगड़ियाँ हमको राजस्थान में बहुत सारे लोग जो हैं वो पहनते हुए नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी जो पगड़ियाँ हैं। पगड़ी म्यूज़ियम है ये, पगड़ी संग्रहालय, और बहुत सारी पगड़ियाँ हैं। और यहाँ देखिए एक कितनी बड़ी जो पगड़ी है वो बनाई गई है और बहुत विशालकाय पगड़ी। अब इसे तो कोई पहनता तो नहीं होगा लेकिन इस म्यूज़ियम के अंदर शायद ऐसे ही इसे बना दिया गया है, काफ़ी बड़ी। तो इस म्यूज़ियम का ख़ास अट्रैक्शन है ये पगड़ी संग्रहालय। इसके अंदर बहुत सारी पगड़ियाँ रखी गई है, जैसे पंजाबी पगड़ी, पठानी पगड़ी,
मारवाड़ी पगड़ी और ना जाने कितने प्रकार की पगड़ियाँ इस म्यूज़ियम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो पगड़ियों के अलावा इस म्यूज़ियम में आपको राजाओं के द्वारा यूज़ किए गए हथियार और उनके द्वारा यूज़ की गई दूसरी वस्तुएं भी आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो उस समय राजा सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ही नहीं लड़ा करते थे, मनोरंजन भी करते थे, इसीलिए आपको यहाँ पर ये उपकरण भी नज़र आते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेने के बाद अब समय है यहाँ से वापस चलने का। और बागोर की हवेली से रैपिडो करके हम पहुंच गए सज्जनगढ़ पैलेस। उदयपुर के सबसे ऊंचे पर्वत पर मौजूद है एक खूबसूरत किला जिसका नाम है सज्जनगढ़ पैलेस। और इस पैलेस को विजिट करने के लिए आपको लेना पड़ता है इस विंडो से एक एंट्री टिकट। सज्जनगढ़ पैलेस का जो टिकट है वो मैंने ले लिया है। लगभग 150 रुपये का ये जो टिकट है मुझे पड़ा है। और इसी के साइड में जो गेट आप देख रहे हैं, ये सेकंड वाला जो गेट है, वहाँ से आप चिड़ियाघर के लिए एंट्री कर सकते हैं अगर आपको चिड़ियाघर देखना है। ये जो चिड़ियाघर है इसका जो टिकट है वो अलग से आपको लेना पड़ता है। इस बार टिकट जो है वो हमारा हो गया है और अब हम इस पैलेस के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। मेरे पास किसी भी तरह की कोई बाइक या कार नहीं है। अगर आप भी बिना बाइक या कार के आते तो जो यहाँ पर विभाग है उनकी तरफ से जो अंदर जाने की व्यवस्था है वो की गई है। उसके लिए जो टिकट है आपको अलग से लेना पड़ता है। लगभग 106 रुपये का जो टिकट है। तो 106 रुपये का टिकट लेकर सज्जनगढ़ पैलेस जाने के लिए बोलेरो की फ्रंट सीट पर मैंने अपनी जगह कर ली पक्की। सज्जनगढ़ पैलेस के गेट से हमने एंट्री कर ली है और वहाँ से इस तरह की एक गाड़ी आपको मिल जाती है जिसका किराया लगभग 106 रुपये है, जो कि जिसमें आपको शेयरिंग करना पड़ती है। दूसरे पैसेंजर भी आपके साथ होते हैं और इस गाड़ी से आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर है ये, तो आप पैदल चल के जाएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप इस गाड़ी का जो है गाड़ी को बुक करें, गाड़ी का टिकट ले लें और टिकट लेकर ही ऊपर जाएँ। 106 रुपये है मात्र इसका टिकट और आराम से 10 मिनट के अंदर आप ऊपर पहुँच जाएंगे। और ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले नज़र आती है आपको लेक पिचोला और नज़र आता है सफ़ेद रंग में रंगा हुआ ये खूबसूरत महल। और यहाँ से नज़र आता है आपको पूरा उदयपुर शहर। सज्जनगढ़ फोर्ट के अंदर हमने एंट्री कर ली है और ये उसके अंदर बना जो मानसून पैलेस है वो है। आप पीछे ये पेंटिंग देख सकते हैं और इधर बहुत सारी जो पेंटिंग्स है वो लगाई गई है। म्यूज़ियम ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बहुत ही कम समय में आप इस म्यूज़ियम को विज़िट कर लेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर पेंटिंग्स और जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ थी उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो जानवर हुआ करते थे उनके बारे में जो सारी जानकारी दी गई है। पीछे आप देख सकते हैं जो एनिमल्स हुआ करते थे उनके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इस पैलेस में जब आप आते हैं तब नीचे ही जब आप रहते हैं तो बायोलॉजिकल पार्क में भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप चिड़ियाघर देखना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं और उस जगह को विज़िट करके अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उन्हें ऐसी जगह जाना बहुत पसंद है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप भी वहाँ पर टिकट लेकर, वहाँ पे जो टिकट है वो अलग से लगता है, टिकट लेकर वहाँ पर जा सकते हैं।
और इस म्यूज़ियम में पहुंचकर आपको नज़र आती है बहुत सारी पेंटिंग्स और ये खूबसूरत नज़ारे। सज्जनगढ़ पैलेस के म्यूज़ियम को हमने जो है विज़िट कर लिया है। म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट में आप पूरे म्यूज़ियम को घूम लेंगे। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो मौजूद जो जानवर हुआ करते थे और जो राजाओं की पेंटिंग्स है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कल जब हम करणी माता मंदिर गए थे तो बहुत ज़्यादा समय हो गया था, जिस कारण से वहाँ पर अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि कुछ भी विजुअल्स नज़र नहीं आ रहे थे। रोप वे में लाइन लगाकर बहुत ज़्यादा देर तक हमें इंतज़ार करना पड़ा। लगभग 2 घंटे तक हमने रोप वे के लिए इंतज़ार किया और 5 बजे मैं वहाँ पहुँचा था, 7 बज गए थे। वो पूरी तरह से वहाँ पर अंधेरा हो गया था करणी माता मंदिर के अंदर। लेकिन अंधेरे में भी जो विजुअल्स हैं वो दिन में नहीं आ सकते हैं। बहुत अच्छी लाइटिंग्स पूरे उदयपुर शहर की वहाँ से नज़र आई। और फ़िलहाल सज्जनगढ़ से जो नज़ारे हैं वो इस तरह के हैं। तो बिल्कुल आपको बोलूँगा कि आप करणी माता मंदिर या सज्जनगढ़ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारे आपको मिलते हैं वो अपने आप में बहुत अलग हैं। सज्जनगढ़ पैलेस जो है वो हमने विज़िट कर लिया है। यहाँ पे विज़िट करने के बाद अब आगे का जो प्लान है वो देखते हैं। ऊपर सज्जनगढ़ पैलेस के लिए जब आप ऊपर आते हैं तो मुझे बताया गया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरे व्हीकल्स होते हैं जैसे बुलेरो और दूसरी गाड़ियाँ जो हैं वो सारी डीजल गाड़ियाँ हैं। खैर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें किस गाड़ी से ऊपर लाया जाता है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं तो वो पर्यावरण के लिए सही रहता है। और यहाँ पर विज़िट करने के बाद मुझे राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इंदौर में है उसकी ज़्यादा याद आई, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के नज़ारे हैं, इसी तरह का जो म्यूज़ियम है वो बनाया गया है और वहाँ से भी कुछ इसी तरह के जो नज़ारे हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन इस पैलेस को मौसम का अनुमान लगाने के लिए बनाया गया था और कभी कभी राजा यहाँ पर बारिश के मौसम का आनंद लेने के लिए चले आते थे। का भी पर्पस वही था कि यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट के लिए शायद राजा आया करते होंगे। और ये जो गाड़ियाँ पीछे देख रहे हैं इसी से अब मैं नीचे भी जाने वाला हूँ। और भैया अगर आप हेवी ड्राइवर हैं तो भी यहाँ पर अपनी गाड़ी से आने का रिस्क लें, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे उतर जाते हैं। फोर्ट की जो ट्रिप थी वो ख़त्म हो चुकी है हमारी। पीछे वो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं उनसे ही मैं अभी नीचे आया हूँ और काफ़ी अच्छा फोर्ट है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं शूट करने के हिसाब से गया था, तो मुझे शूट करने में लगभग मुझे 2 घंटे लगे हैं। आप 1 घंटे में आसानी से इस पैलेस को विज़िट कर लेंगे, इस फोर्ट को विज़िट कर लेंगे। तो नीचे से ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ऊपर भी म्यूज़ियम बना हुआ है। बाकी जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा हैं, जैसे कि आप अच्छे नज़ारे जो हैं उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा समय बिताने में टाइम लगेगा। बाकी ये जो ऑटो वगैरह हैं या रैपिडो करके, ओला करके या टैक्सी बुक करके, जैसे भी आप आना चाहें आ सकते हैं इस फोर्ट में। और उस जगह पर टिकट काउंटर बना हुआ है, वहाँ से जो टिकट है वो भी ले सकते हैं। और उधर से घूम के आने के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए ये तूफ़ानी लस्सी ज़रूर पिए, जिसकी कीमत मात्र 20 रुपये है। तो सज्जनगढ़ फोर्ट के बाहर आपको इस तरह के रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। अगर आप कुछ भी लेना चाहें, खाना पीना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर। और बहुत ही रिजनेबल रेट में ये तूफ़ानी लस्सी है। यहाँ पर स्पेशल बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने सोचा एक बार
इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी है ये लस्सी। तो सज्जनगढ़ फोर्ट में अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आते हैं, बाइक से आते हैं, उसका भी आप अलग से चार्जेस आप दे सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। अपनी प्राइवेट व्हीकल के साथ आने का जो फ़ायदा है वो ये है कि आप किसी भी पॉइंट पर उतरकर जहाँ पर भी आपको लगता है फ़ोटोग्राफी करने का मन है वहाँ पर उतर सकते हैं और फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आएगी। अगर आप ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं तो कहीं पर भी उतर के आराम से किसी भी पॉइंट को आप क्लिक कर सकते हैं। ये फ़ायदा है अगर आप बाइक से अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह यहाँ पर सोलो ट्रैवलर हैं तो आपके लिए रैपिडो से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर आप भी उदयपुर आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होता है कि आप रेपिडो कर लें, क्योंकि रेपिडो बहुत आसानी से मिल जाती है हर जगह, आसानी से सब ऐसे किनारे आपको एकदम किनारे चलता है। तो सज्जनगढ़ से अब रैपिडो कर हम जा रहे हैं शिल्पग्राम। तो ये है शिल्पग्राम, जहां देखने को मिलती है आपको इंडिया के हर गांव की झलक। तो मेरे पीछे आप शिल्पग्राम को देख सकते हैं। शिल्पग्राम में अब हम एंट्री करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से मैंने बात की है। उनका कहना है कि 1.5 से 2 घंटे का जो समय है वो लग जाता है और क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है तो शायद और ज़्यादा टाइम लग जाए। ये यहाँ पर जो टिकट काउंटर है वो बना हुआ है, जहाँ से महज 55 रुपीज़ का टिकट लेकर आप कर सकते हैं इस पूरे के पूरे विलेज को एक्सप्लोर। और अंदर पहुँचते ही स्वागत करते हैं आपका ये म्यूजिशियन जो बजा रहे हैं बहुत सारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक। शिल्पग्राम में जितना एंट्री करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, एक ट्रेडिशनल विलेज का जो लुक है वो नज़र आता है। ट्रेडिशनल विलेज की एक झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर मिलते हैं बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट, इन्हें आप यूज़ करने के लिए या फिर मेमोरी के लिए ले जा सकते हैं अपने घर। और आगे से बत्ती करके जला दे, दिया जलता तो रहेगा। जादू का दीपक क्यों बोलते हैं? जादू इसको बोलते हैं, पीछे तेल वापस नहीं आता इसलिए जादू बोलते हैं। ऐसे तेल भरने का और आगे से बत्ती करके जला दो, दिया जलता रहेगा। ये अच्छा, पूरी रात भर जलेगा। नीचे से तेल तेल निकालना हो वापस तो नहीं यहाँ आएगा। से निकलेगा, ऐसे निकलेगा ये। अच्छा, मतलब ये ऐसा जो जादू सिस्टम। का दीपक है इसके अंदर जो तेल है, इडली का, सरसों का, जो भी तेल आप यूज़ करना चाहें वो यहाँ से आप डालेंगे और आगे बत्ती फिर करके आगे से जलाना। निकलता है वो। मतलब आप फिर ऐसे कर देंगे तो फिर नीचे से नहीं गिरेगा। अब और इसके इसी पीछे में क्या ये साइंस दिया है? अगरबत्ती साथ में नीचे दिया, ऊपर अगरबत्ती। और ये मैजिक चिड़िया क्या है? मैजिक चिड़िया, थोड़ा पानी भर के बजाओगे चिड़िया बोलेगा। ये ऐसी आवाज आएगी अभी। चला है, देखो मिट्टी से ये जो बने हुए हैं सिंपल सारा, आवाज है। थोड़ा पानी भर के बजाओगे चिड़िया बोलेगा। ये बता दे, तो ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है। थोड़ा पानी भर के और बजाओगे चिड़िया बोलेगा। ये इसमें। चिड़िया देखिए इस तरह से आप लीजिए ये और थोड़ा इसको- पानी भर के बजाओ चिड़िया बोलेगा इसमें। वहाँ पर जो भैया थे जिनसे मैं बात कर रहा था, जो जादू का दीपक और जो चिड़िया थी, पता नहीं मैजिकल चिड़िया ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो वो दोनों चीज़ें मैंने ख़रीद ली है। इसके अंदर जादू का दीपक भी है और जो मिट्टी की चिड़िया है वो भी मैंने ले ली है। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। मैंने ऐसा दीपक नहीं देखा है कि जिस तरफ से आप तेल डाल रहे हैं उस तरफ से आप उल्टा करो तो तेल नहीं निकलता है। और भैया का कहना है कि ये जो दीपक है ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है, यानी कि जो फॉरेनर्स है वो यहाँ से ज़रूर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर जाते ही होंगे। ये बहुत सारी कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। शायद शिल्पग्राम एक राउंड हम बड़ा सा मार कर आएंगे। और मैं यहाँ से बाहर निकलने ही वाला था कि थोड़ी दूर जाते ही मुझे सुनाई दी ढोल ताशों की आवाज़। फिर मैंने सोचा कि आखिर चल के देखते हैं हो क्या रहा है।
तो शिल्पग्राम के अंदर होते हैं कई सारे डांस शोज़ भी, जिसके अंदर आपको दिखाई देती है ट्रेडिशनल डांस की झलक। थैंक यू भैया, नमस्ते। और शिल्पग्राम को घूमने के बाद हम सीधे पहुंच गए सहेलियों की बाड़ी, जो कि वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो सहेलियों की बाड़ी का जो टिकट है वो मैंने ले लिया है और अभी हम अंदर इस गार्डन को विज़िट करने के लिए चलेंगे। तो एंट्रेंस तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे फाउंटेन्स यहाँ पर लगे हुए हैं और बहुत अच्छी हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी कुछ बात करेंगे। ये देखिए पीछे कुछ इस तरह के नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। स्वागत है इस पार्क में आपका, वो ये फाउंटेन से करते हैं और एकदम जिस तरह से बारिश होती है उस तरह का साउंड मुझे यहीं से समझ में आ रहा है। जैसे बारिश होती है वैसे ही जो साउंड है वो यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से जो फाउंटेन्स है वो चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं या किसी और चीज़ से पता नहीं, बट चल रहे हैं और बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहे होंगे इस समय। और बहुत अच्छा जो शोर है वो आ रहा है। पीछे भी जो गेट है यहाँ से अंदर एंट्री कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक जो बड़ा सा गेट है उसके अंदर हम अब एंट्री कर रहे हैं। वैसे तो बाहर ही फव्वारे लगे हुए थे, बहुत सारे फाउंटेन्स जो हैं वो यहाँ पर भी लगे हुए हैं। साउंड जो है बहुत ज़्यादा बारिश की तरह आता है। जैसे जब बारिश होती है तो जब किस तरह का जो साउंड प्रोड्यूस होता है वैसा ही कुछ साउंड यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो इस फाउंटेन का जो वॉक अराउंड है वो ले रहे थे हम और यहाँ पर लिखा हुआ भी है पीछे दिन बादल बरसात। तो राजा ने सच में रानी को खुश करने के लिए जो बिन बादल है वो बरसात करवा दी थी उस समय ही। जब जो फाउंटेन्स हैं, जब आप सोचिए जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, अभी तो शायद इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, उस समय 1728 से लेके कुछ इसके बाद का जो समय है या इसके बीच के आसपास का जो समय है, तब जो राजा थे वो हुआ करते थे और उन्होंने उस समय जो रानी के लिए फाउंटेन्स बनवाए थे ये, जो कि अभी तक यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही अच्छे से देख रेख की जाती है इनकी। तो थोड़ी देर बाद इन भाइयों ने शुरू कर दिया यहाँ पर सफाई अभियान। और इसीलिए मैं आ गया बाहर की तरफ दूसरे फाउंटेन्स को देखने के लिए। यहाँ पर जो फाउंटेन्स हैं वो काफ़ी ज़ोरदार हैं, मज़ेदार हैं और ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एकदम म्यूज़िक की तरह, जैसे इंस्ट्रूमेंट से साउंड आता है वैसा ही साउंड यहाँ पर आ रहा है। वाकई ये देखिए किस तरह से जो नज़ारे हैं इसके अलावा इस जगह पर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। और मेरे लगातार व्लॉगिंग करने के कारण ये मैडम जी हो रही थी परेशान, क्योंकि इनका फ्रेम हो रहा था ख़राब।
लेकिन मुझे भी चाहिए थे बैकग्राउंड में इस म्यूजियम के शॉट्स। और इसीलिए हो गया इनका फ्रेम खराब। और उस फ्रेम से बाहर निकलकर अब हम आ गए हैं यहाँ मौजूद एक गार्डन में। तो सिर्फ फाउंटेन्स ही नहीं, यहाँ पर जो गार्डनिंग है वो भी बहुत अच्छे से की गई है। आप देख सकते हैं कि कितना हरा भरा ये जो पार्क है, इस तरफ का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं आप। अच्छे से पूरी तरह से इस पार्क को डिज़ाइन किया गया है और अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो अगर आपको भी हरियाली और बारिश दोनों पसंद है तो ये पार्क कर रहा है आपका इंतज़ार। तो सहेलियों की बाड़ी को पूरा घूमने और एक छोटे से टी ब्रेक के बाद मैं चल पड़ा हूँ फतेह सागर लेक की ओर। फतेह सागर लेक की तरफ मैं जा रहा हूँ, वॉक करते हुए जा रहा हूँ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, 500 मीटर की दूरी पर ही जो फतेह सागर लेक है वो है। सहेलियों की बाड़ी से अगर आप निकलेंगे तो वहाँ से आपको ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर अभी 500 मीटर ही मुझे चलना है। मैं एक जगह पर आ गया था सहेलियों की बाड़ी से कुछ चाय वाय पीने के हिसाब से, और वहाँ से ये ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ और पीछे भी आप देख सकते हैं ये रोड पूरी तरह से खाली है और बहुत शांति है यहाँ पे। तो फतेह सागर लेक के किनारे पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पर एक फ़िश एक्वेरियम भी है। सनसेट होने में भी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉक हो जाए, उसके बाद हम जो है बोट राइड लेंगे। यहाँ पर 2 तरह की बोट से चलती है। एक तो स्पीड बोट है जो कि आपको महज 2-3 मिनट में पूरा स्पीड से ये जो झील है उसको पूरी तरह से कवर कर देगी। और दूसरी जो है नॉर्मल बोट होती है जो आराम से आपको यहाँ पर घुमाएगी। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह की जो बोटिंग है वो करना है। यहाँ पर स्पीड बोट बहुत तेज़ी से जाएगी और निकल कर एक राउंड आपको घुमा देगी। और जो नॉर्मल बोट होती है उसमें नॉर्मली जैसे हम घूमे थे लेक पिछोला में, वैसा एक जो टूर है वो मिलेगा आपको। पर ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि सनसेट होने ही वाला है। थोड़ा सा जो सूरज है और नीचे आएगा तब हम बोटिंग करने के लिए जाएंगे। अभी थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो ऐसे ही इस लेक को फतेह सागर नहीं कहा जाता है। ये वाकई में बहुत ज़्यादा विशाल है। ज़रा इसका एरिया देखिए। तो इस लेक के किनारे थोड़ी देर बैठने के बाद आप जा सकते हैं बोटिंग के लिए। और टिकट लेने के बाद करना पड़ सकता है आपको थोड़ा सा इंतज़ार। और तब तक आप उठा सकते हैं ऐसे नज़ारों का लुत्फ़। सागर लेक आ गए हैं और इस लेक की विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी किसी भी तरह से, जिस तरह से आइलैंड बने हुए हैं लेक पिछोला के अंदर, यहाँ पर उस तरह से नहीं है। पूरी सागर की तरह ये जो झील है बनी हुई है और काफ़ी विशाल का एरिया है इसका। 2 तरह की बोट्स हैं वो यहाँ पर चलती है, एक स्पीड बोट है और एक नॉर्मल बोट, मोटर बोट है। मुझे क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए थी विजुअल के अंदर और अच्छे शॉट्स चाहिए थे, इसलिए मैंने स्पीड बोट को अवॉइड किया, क्योंकि वो 2 मिनट के अंदर ही ये पूरा जो झील है आपको घुमा देगी। और ये जो मोटर बोट है ये आराम से आपको धीरे धीरे करके 15 से 20 मिनट में जो ये एरिया है वो कवर कराएगी। तो स्पीड बोट जो है वो उधर चल रही है।
सनसेट हो चुका है और अब थोड़ी देर बाद हम वहाँ पर उस किनारे पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से फिर हम कहीं आगे का प्लान करते हैं, क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं है कि मुझे कहाँ पर जाना है। अगर समय रहा तो मोती मगरी ज़रूर मैं विजिट करने की कोशिश करूँगा। तो इस मोटर बोट में बोटिंग करने के 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि ये आपको 15 से 20 मिनट तक इस लेक में घुमाती है, और दूसरा ये कि इसका जो फेयर है वो भी स्पीड बोट से काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आपको इस मोटर बोट में बैठना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि 15 से 20 लोगों के बिना ये मोटर बोट चलती नहीं है। तो फतेह सागर लेक में हमने बोटिंग कर ली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोट के किनारे जो शॉप्स हैं, बहुत सारी फास्ट फूड की शॉप्स है। कल रात को भी मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए इस एरिया में आया था, और इस एरिया में जो लोकल्स लोग हैं मेरे हिसाब से वो रात में आते होंगे। ये उनका एक पॉइंट है जहाँ पर वो शाम के समय एंजॉय करते होंगे। तो ये स्पॉट है उदयपुर की नाइट लाइफ का एक हिस्सा, जहां पर मुंबई के वड़े पाव से लेकर साउथ इंडियन का डोसा आपको टेस्ट करने को मिल जाएगा। दोस्तों का ग्रुप हो या फिर हो कोई फैमिली, यहाँ पर सभी के लिए है खाने के बहुत सारे ऑप्शंस। फैमिली के साथ भी बहुत सारे लोग आते हैं, और इसके किनारे पर बैठकर जो भी फास्ट फूड आपको खाना है या कुछ भी खाना है, यूं ही बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। ज़्यादातर मैंने यहाँ पर यंगस्टर को देखा है, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो शाम के समय में यहाँ पर आते हैं और पार्टी करते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं। तो ये उस तरह का एक एरिया है। और शाम के समय जो स्थिति है यहाँ पे थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि बोटिंग जो है वो बंद हो जाएगी। और अब ये जो मार्केट है जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, यहाँ पर भीड़ जो है आपको ज़्यादा नज़र आएगी। तो फतेह सागर लेक के आसपास ही घूम रहा हूँ, लेकिन अब मोती मगरी जाना पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, और जोधपुर के लिए मेरी बस भी है 10 बजे। तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को विज़िट कर पाऊँगा। मोती मगरी में घूमने के लिए आपको कम से कम मतलब 30 मिनट से 45 मिनट का जो समय है वो चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे शूट भी करना होता है तो मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। तो ऊपर जो है वो स्टेच्यू बना हुआ है, और म्यूज़ियम बना हुआ है, और गार्डन बना हुआ है, और जो ऊपर से व्यू है इस लेक का और जो उदयपुर शहर है उसका, वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन क्योंकि अब शाम भी हो चुकी है और मुझे निकलना भी है, और उतना अच्छा ऊपर से मैं सारे नज़ारे दिखा भी नहीं पाऊँगा, इसीलिए अब मैं रैपिडो बुक कर रहा हूँ। और अब हम जोधपुर का जो व्लॉग है वो शुरू करेंगे कल से। आज रात को मैं जोधपुर के लिए बैठ जाऊँगा, और सुबह तक मैं जोधपुर पहुँच जाऊँगा। फिर जोधपुर की जो जर्नी है और वहाँ के जो व्लॉग्स हैं वो शुरू करेंगे। धन्यवाद।